गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी। हम लोग जो है जो है कि परीक्षा पे भी तथ्यों की बात करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो तथ्य महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। विशेष करके बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यूपी टेट परीक्षा तथ्य जो है तथ्यों को देखते हैं। तो इसमें है लास्ट है और अंतिम है बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर महोदय ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था। उन्होंने बताया, गार्डनर ने बताया था कि जो बुद्धि के काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट जो है कि बताए थे किसने? गार्डनर महोदय ने। उन्होंने बताया था 7 प्रकार की बुद्धि जो है, गार्डनर महोदय ने 7 प्रकार की बुद्धि बताया, जो बाद में जो है बाद में एक 1998 में प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा गया, जो कि जिसकी संख्या 8 हो गई। और सन 2000 में जो है एक अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2000 ईस्वी में अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी गई, जिसकी कुल संख्या मिला करके 7, 8, 1, 9, उसकी संख्या जो है 9 हो गई। अब हम बात करते हैं बुद्धि के मापन की। किसी बात करते हैं हम लोग बुद्धि के मापन की। तो बुद्धि के मापन के अंतर्गत मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कैटल में 1890 ईस्वी में कैटल महोदय ने किया था। मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग 1890 में कैटल महोदय ने सर्वप्रथम किया था। और मानसिक योग्यता परिचय शब्द का प्रयोग जो है मानसिक योग्यता शब्द का प्रयोग जो है जो किए थे 1890 में कैटल महोदय। और क्या है नेक्स्ट? सर्वप्रथम पहला व्यवस्थित बुद्धि परीक्षण जो है बीने महोदय ने 1905 ईस्वी में किया। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था, जिसका नाम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़ा। क्या पढ़ा? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़ा। यानी सर्वप्रथम पहला व्यवस्थित बुद्धि परीक्षण बीने महोदय ने 1905 ईस्वी में जो है परीक्षण किया, जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। प्रश्नों की संख्या इस परीक्षण में जो है प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। प्रारंभ में जो है इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। लेकिन 1908 में जो है 30 से बढ़कर 54 कर दी गई। कब जो है 1908 ईस्वी में 30 से बढ़कर 54 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया किसने? बीने महोदय ने ही दिया। बुद्धि लब्धि के प्रत्यय यानी कि बुद्धि लब्धि। अब अगले हम बुद्धि लब्धि के प्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया। किसने किया? जो है 1912 में स्टर्न तथा कुहलमान ने किया था। किसने किया था? स्टर्न तथा कुहलमान ने 1912 ईस्वी में किया था। अब जो है हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी IQ = MA/CA इंटू 100। सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में टर्मैन स्टैनफोर्ड ने बीने परीक्षण में बुद्धि लब्धि सूत्र का क्या किया? प्रयोग किया था। प्रयोग किसने किया था? टर्मैन तथा स्टैनफोर्ड ने। कब किया था? 1916 ईस्वी में। इसको याद रखने की चीजें हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्यों को याद करना जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट में तथ्यों
तथ्य ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है अब अगले पे बढ़ते हैं, जो है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता किसने लिया था? अगर मानसिक योग्यता की बात आती है, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता किसने लिया था? मानसिक योग्यता को कैटल महोदय ने 1908 ईस्वी में लिया था। 1908 ईस्वी में कैटल महोदय ने लिया। किसने लिया था? कैटल महोदय ने लिया था। नेक्स्ट है दूसरा आयु परीक्षा उपयोगी तथ्य है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने लिया था? तो बीने महोदय ने लिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया किसने था? बीने महोदय ने। किसने दिया था? बीने महोदय ने। ये सब परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, परीक्षा में आने लायक तथ्यात्मक चीजें हैं। और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो किया गया, बीने ने ही पहला बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं क्या है। टर्मैन ने 1916 में बुद्धि तालिका तैयार किया। ठीक है, उस तालिका में उन्होंने क्या क्या जो है वर्गीकृत किया। नंबर 1 है प्रतिभाशाली जो है वह एक उनकी IQ जो है यानी बुद्धि लब्धि जो है 130 प्लस यानी 130 एबव है। और प्रखर बुद्धि जो है 121 से 130, प्रखर बुद्धि जो है 121 से 130 है। और जो तीव्र बुद्धि है के बालक हैं उनका जो है 111 से 120 है बुद्धि लब्धि। और सामान्य वर्ग के जो बालक है वह जो है 91 से 110। और जो मंद बुद्धि वर्ग के बालक होते हैं या मंद बुद्धि के बालक हैं उनकी IQ लेवल है 81 से 90। और अल्प बुद्धि जो है अल्प बुद्धि यानी कि अल्प बुद्धि के बालक 71 से 80। अल्प बुद्धि को जो है डल भी कहा जाता है। अल्प बुद्धि के बालक जो 71 से उनकी IQ 80 है। और जो जड़ बुद्धि के बालक हैं यानी कि इडियट, जिन्हें इडियट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इडियट, वो जो है उनकी IQ लेवल जो है 71 से कम होती है, 71 से अधिक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हम लोग जो है तथ्यात्मक चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की चर्चा हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है व्यक्ति के अंदर उन मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन होता है। ठीक है, तो जो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक प्लस वातावरण के साथ जो हमारा समायोजन होता है वही व्यक्तित्व होता है। तो हम पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है व्यक्तित्व के प्रकार, काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसके प्रकारों की अलग अलग व्याख्या की गई है। तो उनमें जो है नंबर एक है पहला क्या है? क्रेस्टमर का शारीरिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। क्रेस्टमर का
संगठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण? तो उन्होंने बताया क्रिस्मन ने बनावट की दृष्टि से व्यक्तित्व के 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। नंबर 1, 2, 3 और 4। तो नंबर 1 जो है वह है क्या है? लंबकार। क्या है? लंबकार। दूसरा है सुडोलकार। पहला है लंबकार, दूसरा है सुडोलकार, तीसरा क्या है? गोलकार। क्या है? गोलकार। गोलकार। और चौथा है डायप्लास्टिक। डायप्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। क्रिस्मन ने जो है शारीरिक संगठन के आधार पर व्यक्तित्व के 4 भागों में डिवाइड किया है। शारीरिक बनावट या शारीरिक संगठन के आधार पर पहला है लंबकाय, दूसरा है सुडोलकाय, तीसरा है गोलकाय, चौथा है डायप्लास्टिक। हम और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि शारीरिक संगठन के आधार पर सेल्डन का वर्गीकरण। शारीरिक संगठन के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर दूसरा है, इसका है सेल्डन। सेल्डन का किसके आधार पर? शारीरिक संगठन के ही आधार पर सेल्डन ने इसको जो है 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भाग। कौन कौन से? नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 लंबकार, लंबाकार। नंबर 1। दूसरा क्या है? दूसरा उन्होंने आयताकार। तीसरा जो है लंबाकार, आयताकार, तीसरा जो है गोलाकार। इन्होंने भी शारीरिक बनावट या संगठन के आधार पर जो है पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। क्या क्या? लंबाकार, आयताकार और गोलाकार। इनकी अलग अलग विशेषताएं, बट क्या है कि जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से तथ्यात्मक चीजें, उनको हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं जुंग का सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। जुंग का सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व का प्रकार यानी अब तीसरे जुंग का सामाजिक दृष्टिकोण से, जुंग का सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व का प्रकार। तो जुंग ने भी तीन भागों में सामाजिक दृष्टिकोण से 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी नंबर 1, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जुंग महोदय ने सामाजिक दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है, वो 3 भागों में उसको जो 3 तरह से की है। नंबर 1 अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा जो है उभयमुखी है। अंतर्मुखी जो ऐसे लोग जो इंटरनल जो है जिनकी थॉट होती है, आंतरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं,
आंतरिक रूप से जो है कि चीजों को सोचते समझते हैं, इंटरनल पावर के होते हैं। आंतरिक रूप से जो है कि कहीं न कहीं वो जो है रचनात्मक हो या गत्यात्मक होते हैं, वो जो है अंतर्मुखी उन्हें कहा जाता है। जो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखे रहते हैं, वह जो है कि अंतर्निहित भावनाओं को बाह्य दृष्टिकोण से व्यक्त नहीं कर पाते, वो जो है अंतर्मुखी के अंतर्गत आएँगे। दूसरा बहिर्मुखी ऐसे लोग जो होते हैं, जो जिनका जो है कि जैसे इसमें ऐसे लोग आ जाएँगे जैसे नेता हो गए, आपके नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, भाषण देने वाला, यानी कि जो वक्ता होता है वह जो है बहिर्मुखी होता है। उभयमुखी में अंतर्मुखी अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के तथ्यात्मक चीजों को जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं यूपी टेट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान में। देखते हैं कि क्या कौन कौन से तथ्य हैं मूल प्रवृत्ति में। मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति तो मूल प्रवृत्ति को फ्रायड ने दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है? मूल प्रवृत्ति को फ्रायड ने दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग हैं देखते हैं हम लोग। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति, ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्या? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति को। इसमें क्या है? रचनात्मक तथा सकारात्मक कार्य जीवन मूल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। रचनात्मक, शॉर्टकट हम लोग समझते हैं, रचनात्मक प्लस संरचनात्मक। संरचनात्मक कार्य जीवन मूल प्रवृत्ति के द्वारा, ये जो है मूल प्रवृत्ति के द्वारा क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति में। यह क्या है? विध्वंसक व्यवहार तथा आक्रामक कार्य। विध्वंसक व्यवहार प्लस आक्रामक कार्यों द्वारा जो है क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं? नियंत्रित। मृत्यु मूल प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व का मापन। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन व्यक्तित्व का मापन। इसमें जो है 3 विधियां होती हैं। कौन सी? इसकी जो है 3 विधियां। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि, और क्या दूसरा जो है? वस्तुनिष्ठ विधि।
निष्ठ वस्तुनिष्ठ विधि। तीसरा और अंतिम है प्रक्षेपी विधि। क्या है? प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधियां हम लोग जो है आत्मनिष्ठ विधि को समझते हैं। इसमें क्या है? इसमें जीवन इतिहास विधि है। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत जीवन इतिहास विधि नंबर 1 ये जीवन इतिहास विधि है, और साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि है। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत जो है निर्धारण मापनी है, प्रश्नावली है, समाज नीति है। ठीक है दोस्तों, हम अब जो है हम लोग पढ़ते हैं, किस पे चलते हैं, प्रक्षेपी विधियों को देखते हैं कौन कौन सी जो है प्रक्षेपी विधियां हैं। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम लोग उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। क्या है? स्याही प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत स्याही धब्बा परीक्षण या मीस लक्ष्य परीक्षण। क्या है? प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां पहला है स्याही धब्बा परीक्षण। पहला क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण या मीस लक्ष्य परीक्षण। क्या? मीस लक्ष्य परीक्षण। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको जो है एक निकाला गया है, उन्हीं पे जो है कि उन पे काफी मेहनत हुआ है, उन्हीं को जो है चर्चा पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यूपी टेट में तथ्यात्मक पे ज्यादा बल दिया जाता है और तथ्यों से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं पे बात हम लोग कर रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हो। पहला है स्याही धब्बा परीक्षण, मीस परीक्षण। इसको इंक ब्लॉक टेस्ट यानी इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लड टेस्ट, ब्लड। ठीक है दोस्तों, स्याही धब्बा परीक्षण या मीस लक्ष्य परीक्षण। इसमें इसको देने वाले हैं हरमन रोसा। किसने दिया इसे? हरमन रोसा महोदय ने इसे दिया है। इसमें जो कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल कार्डों, महत्वपूर्ण यही है, हो सकता है पूछा भी गया होगा या पूछ भी सकता है कि स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। और काले स्याही वाले कार्ड जो है, काले स्याही वाले कार्ड की संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों? ये इनकी संख्या जो है 5 होती है। कितनी होती है? 5। अब नेक्स्ट जो है अगला जो है काले सफेद लाल स्याही के जो है कितने होते हैं? काले स्याही वाले कार्डों की संख्या, जो काले स्याही वाले और काले सफेद लाल स्याही के 2 होते हैं। काले सफेद और लाल स्याही की उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। काले स्याही वाले कार्ड की संख्या 5 है। काले सफेद लाल स्याही की संख्या कितनी है? 2 है। और अगला है जो है कई रंग के स्याही धब्बे वाले कार्ड कितने होते हैं? कई रंग के स्याही धब्बे वाले कार्डों की संख्या जो कितनी होती है? 3 है। 5 2 7 3 10 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं TAT,
प्रासंगिक परीक्षा थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। टेट को किसने टेट TAT परीक्षा किसने दिया था? दूसरा है TAT। तो TAT को देने वाले हैं मूरे तथा मार्गन। किसने दिया है? मूरे तथा मार्गन। मूरे तथा मार्गन महोदय ने TAT को दिया है। इसमें जो कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? कुल कार्डों की संख्या, कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। सादा कार्डों की संख्या 1 होती है। सादा, जिसमें से सादा यानी कि 31 में से सादा कार्ड की संख्या जो है 1 होती है। और इसके अलावा जो है काली स्याही धब्बे से अस्पष्ट चित्र वाले कार्ड होते हैं 30 होते हैं। काली स्याही धब्बे वाले जो कार्ड अस्पष्ट चित्र उसमें होते हैं। कैसे चित्र होते हैं? अस्पष्ट चित्र होते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है? 30 होती है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं CAT यानी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। अब हम लोग जो है तीसरी की बात चर्चा हम लोग करते हैं कि तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। इसे जो है CAT यानी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, CAT को देने वाले कौन है? CAT को देने वाले हैं लियोपोल्ड बैलक। किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलक महोदय ने, लियोपोल्ड बैलक महोदय ने इसे दिया था। लियोपोल्ड बैलक CAT को। इसमें क्या है? इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है? इसमें जो है कुल कार्डों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 है। CAT का प्रयोग किस आयु वर्ग में होता है? अगर आता है तो यह 3 से 10 वर्ष के बच्चों के आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है। हम लोग देखते हैं CAT का प्रयोग कितने वर्ष या आयु के लोगों के लिए होता है? तो यह होता है जो है 3 से 10 वर्ष। कितने? 3 से कम 3, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक के लोगों के लिए होता है। अब हम पढ़ते हैं वरिष्ठ अंतर्बोध। अब अंतर्बोध परीक्षण यानी कि SAT को भी जो है लियोपोल्ड बैलक महोदय ने SAT को भी बैलक महोदय ने ही दिया है। बैलक महोदय ने। इसमें जो है 50 वर्ष से अधिक प्राणों का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है? 50 वर्ष से अधिक प्राणों का क्या होता है? अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की चिंताएं बताई। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की क्या बताई है? चिंताएं बताई हैं। एक वास्तविक चिंता, फ्रायड। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं तथ्य क्या है फ्रायड से संबंधित है। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की चिंताएं बताई हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा फ्रायड महोदय ने कि जो चिंताएं हैं वो 3 चिंताएं हैं। 3 प्रकार की चिंताओं की चर्चा उन्होंने की। कौन कौन सी? नंबर 1, 2 और 3। तो नंबर 1 जो है वास्तविक चिंता। क्या है? वास्तविक चिंता। वास्तविक चिंता। नंबर 2 व्यक्तिगत चिंता। व्यक्तिगत चिंता। क्या? व्यक्तिगत चिंता।
और अंतिम जो है नैतिक चिंता। क्या है? नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता, व्यक्तिगत चिंता और नैतिक चिंता। तो वास्तविक चिंता क्या है? आंधी, तूफान, आग, दुर्घटना। आंधी, इसके अंतर्गत जो है आंधी, तूफान, आंधी तूफान, आग और क्या जो दुर्घटनाएं होती हैं। व्यक्तिगत चिंता, ईदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाना, यानी ईदम की इच्छाओं पर ईदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाना। ईदम की इच्छाओं पर अहम द्वारा नियंत्रण न कर पाना। नैतिक चिंता क्या है? नियंत्रण न करवा। परा, क्या नैतिक चिंता क्या है? पराअहम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अब अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत जो है कि कौन कौन से हैं या कौन कौन से हो सकते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग अधिगम की कई परिभाषाएं हैं, विभिन्न मनोविज्ञान का भिन्न भिन्न दिया गया है, लेकिन जो है सामान्य रूप से व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही शिक्षा है, शिक्षा हो गया और यही अधिगम है। लर्निंग जो है कई तरह की इसके काइंड्स हैं, हम लोग जो है सीखते हैं कि अधिगम क्या है, क्यों है, कैसे। तो अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के बाद जो है अगला तथ्य अधिगम के सिद्धांत। ये जो है दो तरह से है, क्या है? नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक क्या है? जो पहला है वह है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। एक तरफ हम लिखेंगे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरी तरफ हम लोग जो है देखते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। पहला है थार्नडाइक का अनुबंध। पहला है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत हो सकता है पूछ ले निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवादी सिद्धांतों में कौन है या कौन सा ऑप्शन है। तो थार्नडाइक का अनुबंध का सिद्धांत, थार्नडाइक के अनुबंध, थार्नडाइक का अनुबंध सिद्धांत। इनका सिद्धांत जो है क्या है, किसके अंतर्गत है? अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। दूसरा है हल का पुनर्बलन सिद्धांत। हल का पुनर्बलन सिद्धांत। तीसरा जो है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत।
और इसी में आपके जो है इसी में जो है आ जाएंगे आपके पावला वगैरह भी आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन है, गैने का अधिगम का सोपानकी सिद्धांत। गैने का नंबर 1 है गैने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत। दूसरा जो आ जाएगा, दूसरा क्या होगा आपका, डालमैन का चिन्ह सिद्धांत। डालमैन का चिन्ह सिद्धांत। डालमैन का चिन्ह सिद्धांत। और जो है कोहलर भी आ जाएंगे इसमें कौन आ जाएगा, कोहलर भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है जो तथ्यात्मक चीजें तथ्यों के द्वारा, अब जो है कि कम समय भी है तो हम लोग जो है तथ्यों पे ज्यादा बल देंगे, क्योंकि तथ्यों से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है पूछ ले अधिगम के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से जो है कि थार्डइक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, थार्डइक ने दिया था। या पूछ ले व्यवहारवादी सिद्धांतों में अधिगम का कौन है, जो है 3 इस ऑप्शन से दे दे, 1 इससे दे दे, तो उसमें अगर हम लोग जो है तत्वों को रटे रहेंगे या याद किए रहेंगे तो आराम से जो है आसानी से जो है एक प्रश्न 1 नंबर का है, 1 नंबर आराम से जो हम लोग ले सकते हैं। तो तथ्यों पे ज्यादा बल देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है अधिगम के और भी सिद्धांतों को लेकर के और तथ्यों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जो समझने योग्य चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं, और जो रटने वाली चीजें हैं उसको जो है रटते हैं, क्योंकि अब परीक्षा भी नजदीक है। तो जो है कि इसके साथ ही हमारे वीडियोस को जो है हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।